नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं विकास शर्मा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का अपना वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक होने वाला है वो अपना होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस ऑन हाइगेन्स प्रिंसिपल। प्लेन सरफेस के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लेन सरफेस पे क्या है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं एक प्लेन सरफेस की जो अक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है। अक्स वाई जो है वो है यहाँ पर प्लेन सरफेस। ठीक है, इसके ऊपर ये लाइट रेज जो मैं एरो के सिंबल करके आपको शो करवा रहा हूँ, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से लाइट रेज का हो रहा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपने पास हो गया एक वेव फ्रंट ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी जो है वो एक तरंगाग्रिया वेव फ्रंट है और सी डी जो है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये अपना हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो बहुत सारी लाइट रेज आएगी, उनके साथ जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा वो वेव फ्रंट होगा अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो रिफ्लेक्ट हो गई वहाँ पर हम एक आर्क या चाप खींचेंगे तो ये जो वेव फ्रंट होगा ये होगा अपना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, और एक्स वाई है इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन सरफेस या प्लेन सरफेस। ठीक है, चले इसके ऊपर क्या होता है अपने को देखना है। इफ सी बी द स्पीड ऑफ लाइट, टी बी द टाइम टेकन बाय लाइट to go from B to C और A to D और E to G through F then। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये अपने को पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लाइट रे स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, पता है लाइट की रे है स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी। तो ई एफ हो गई डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट हो गई सी, प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस हो गई एफ जी, स्पीड ऑफ लाइट हो गई सी। स्पीड ऑफ लाइट हो गई अपने पास यहाँ पर सी। ठीक है, अब अपने को ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डायग्राम में अपने को ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है अपना आई, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर आई। ठीक है, तो इससे अगर अपन जी एफ की वैल्यू फाइंड करें, सॉरी ई एफ की वैल्यू फाइंड करें, ई से लेके एफ तक की इसकी वैल्यू फाइंड करें। इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर जो मैंने ब्लैक मार्क किया है, एंगल बन रहा है आई। तो इसके अंदर अगर हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके अंदर अगर हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है अपने पास ई एफ, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अपन लिख देंगे ई एफ अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है अपने पास यहाँ पर? हाइपोटेन्यूस अपने पास है ए एफ। ए एफ क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस ए एफ। ठीक है, तो यहाँ से ए एफ को साइन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एफ की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी ए एफ साइन आई। ठीक है, ए एफ साइन आई, ये ई एफ की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पुट कर दी। सिमिलरली आर वाले में आएंगे, ये रहा आर वाला। ठीक है, ऐसा कैसा आर वाला रहा अपने पास जो मैंने ब्लैक मार्क किया है। इसमें भी साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन आर इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, तो इसमें जो पी है वो क्या है? एफ जी या जी एफ। ठीक है, जी एफ अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें? सी एफ या एफ सी, एफ सी। तो जी एफ की वैल्यू इसमें क्या होने वाली है? ठीक है, जी एफ या एफ जी कन्फ्यूज मत होना, वैल्यू है वो होने वाली है एफ सी साइन आर। एफ सी साइन आर पुट कर दी, एफ सी साइन आर। सी हो गया इसमें कॉमन। ठीक है, फिर अपन ने इनमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कर दिया
और टाइम की वैल्यू जो है वो अपने पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पर कि स्मॉल एंगल के लिए साइन आई साइन आर के इक्वल होता है, तो आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब साइन आई साइन आर के माइनस के वैल्यू है जो 0 के इक्वल होगी, साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, तब अपना ये पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस ऑन हाइगेंस प्रिंसिपल, सेम टू सेम है, दोनों में कोई नहीं है। वो तो था अपना रिफ्लेक्शन, ये तो था अपना रिफ्लेक्शन का, और ये जो है सेकंड, ये अपना रिफ्रैक्शन का। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉ में अपने को करना सेम टू सेम है, इसमें और उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ध्यान रखना, डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जहाँ पर आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर अपने को 2 मीडियम की नीड होती है, वहाँ पर अपने को 2 मीडियम की नीड होती है। पहला मीडियम चाहिए अपने को रेयर मीडियम, और दूसरा मीडियम क्या चाहिए अपने को, डेंसर मीडियम। ठीक है, 3 लाइट रे आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों से ही रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलेगी, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, μ1 रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c नहीं होती, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v होती है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v होती है। तो c को यहाँ c नहीं मान के अपन v मान लेंगे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऊपर वाला जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम, इसलिए रेयर मीडियम मतलब हवा एयर, तो यहाँ पर वेलोसिटी है वो होगी c। डेंसर मीडियम अपना पानी वाला मीडियम, वाटर ले रखा होगा इसने या और कोई डेंस मीडियम ले रखा होगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपनी v। ठीक है, वहाँ पर जो अपनी वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी v। ठीक है, चलो, तो ये रेयर मीडियम के लिए प्लस ये हो गया डेंसर मीडियम के लिए। वही ट्रायंगल का फिर का, ये ट्रायंगल का में ले लेंगे अपन, इससे वैल्यू निकाल लेंगे अपन EF की। EF की वैल्यू आएगी AF साइन आई, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, साइन आई इज इक्वल टू P अपॉन H वाला, और इसी में R वाला तो ट्रायंगल है वो काम में ले लेंगे। ये रहा R वाला ट्रायंगल, ये काम में लेंगे, इससे अपने FG की वैल्यू आ जाएगी FC साइन R। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन R इज इक्वल टू P अपॉन H वाला। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी T इज इक्वल टू AC साइन R अपॉन V प्लस AF साइन C अपॉन R साइन I अपॉन C माइनस साइन R अपॉन V। AB इंसिडेंट वेव फ्रंट, सेम टू सेम है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया अपना रिफ्रैक्टेड CD। CD क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और अक्ष वाई क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वहाँ पर 2 मीडियम प्रेजेंट होते हैं, रेयर और डेंसर, रेयर और डेंसर। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है वो क्या होता है, स्नेल्स लॉ है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। ठीक है, और आपको पता है म्यू की वैल्यू C अपॉन V के इक्वल भी होती है, तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर भी हमने कर दिया और C अपॉन V भी कर दिया, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल आने वाला है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल आने वाला है, इसको अपन ने प्रूव कर दिया, इसको अपन ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट इन ए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स। 1000% ये टॉपिक CBSE RBSE या नीट JEE के एग्जाम में आता है। ठीक है, 1000% ये टॉपिक CBSE RBSE के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में NCERT का लेवल उसमें आता है। ठीक है, अपने पास कॉनकेव मिरर है, बिहेवियर का मतलब होता है कि अपन अगर प्लेन वेव फ्रंट, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और प्रिज्म, इन सभी के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अगर अपन प्लेन वेव फ्रंट इन सभी डिवाइसेज के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है,
ठीक है। इंसिडेंट करने के बाद में होगा क्या, वो चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, वो चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी है। चलिए ठीक है। चलो, अगर अपने पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के ऊपर जब हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट करते हैं, तो बाहर निकलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट किया हमने प्लेन वेव फ्रंट, और बाहर क्या निकला, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें, इंसिडेंट किया हमने प्लेन वेव फ्रंट और बाहर क्या निकला, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब आपको एग्जाम के अंदर ये वैल्यू ए बी जो है ये देंगे कि नाम लिख देंगे यहाँ प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पर सी डी है उसको डैश डैश डॉटेड करके बोलेंगे कि सी डी जो है वो किस तरीके का वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सी डी वेव फ्रंट किस तरीके का होगा, तो सी डी वेव फ्रंट कौन सा होगा, अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर शेप होगी कुछ इस तरीके की, ये दबा हुआ, ये उभरा हुआ, बस, और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस पर जब हम एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं ए बी, तो इससे भी बाहर क्या निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इससे भी स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो बाहर निकलने वाला है, और ऐसा का ऐसा कॉनकेव में हो जाएगा। कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट करेंगे हम प्लेन वेव फ्रंट, और बाहर क्या निकलेगा, स्फेरिकल, बाहर निकलेगा स्फेरिकल। ठीक है, बाहर निकलने वाला है स्फेरिकल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रिज्म की, बहुत ही तकड़ा कॉन्सेप्ट, उम्दा, एकदम अद्भुत। ठीक है, अपन प्रिज्म की बात कर लेते हैं कि प्रिज्म के ऊपर ये मामला क्या होता है। ठीक है, अब प्रिज्म के ऊपर अगर हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाते हैं, अपन ने इंसिडेंट क्या करवाया, प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन ही बाहर निकलेगा, प्लेन डाला प्लेन निकल गया, बात खत्म। प्रिज्म के ऊपर प्लेन डाला प्लेन निकल गया। ठीक है, ये अपना क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, और बाहर क्या निकलेगा, प्लेन ही निकलेगा। तो प्लेन डाला प्लेन निकल गया, प्लेन डाला प्लेन निकल गया प्रिज्म के लिए। ठीक है, प्रिज्म के लिए याद रखना ट्रिपल पी। ठीक है, ट्रिपल पी, प्रिज्म के लिए ट्रिपल पी। प्लेन डाला प्रिज्म के अंदर प्लेन निकल गया। ठीक है, प्लेन डाला प्रिज्म के अंदर प्लेन निकल गया। ये एग्जाम में आता है, प्लेन वेव फ्रंट अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो प्लेन वेव फ्रंट ही बाहर निकलता है। दैट्स ऑल, इसमें और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपन कोहेरिएंट सोर्सेज की, कि कोहेरिएंट सोर्सेज क्या होता है। ठीक है, कोहेरिएंट सोर्सेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, कोहेरिएंट का मतलब होता है, कोहेरिएंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ। कोहेरिएंट लाइट सोर्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, और सेम फेज के अंदर होनी चाहिए, और अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं वेवलेंथ को तो लेमडा से डिनोट करूँगा, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करूँगा, और फेज को डिनोट करूँगा मैं फाई से। ठीक है, और फेज डिफरेंस को मैं डिनोट करूँगा डेल्टा से या डेल्टा फाई से। ठीक है, मीन्स कोहेरिएंट सोर्स की अगर अपन बात करेंगे तो लेमडा, फ्रीक्वेंसी, फेज और फेज डिफरेंस जो है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। और ये प्रोड्यूस की मेथड क्या है, इसमें कोहेरिएंट सोर्स है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट को डिवाइड करके अपन जो कोहेरिएंट सोर्स है उनको प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, जैसे यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, या फ्रेनल डिफ्रैक्शन में, या बाइप्रिज्म में, या लॉयड मिरर्स के अंदर। ठीक है, इन सभी के अंदर वेव फ्रंट जो है वो डिवाइड करके और अपन जो कोहेरेंट सोर्स है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है,
पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आधा आधा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। कि लाइट रे चल रही है, लाइट वेव चल रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, वो क्या होता है अपना एम्पलीट्यूड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एकदम उम्दा अद्भुत, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात करते हैं अपन, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलिए इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट वेव्स का मिलना, ठीक है, मीटिंग ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है, मिलकर एक साथ चलना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, एनर्जी को फेंकते हुए, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दो लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स तो है मेरे पास रेड वाली, और दूसरी लाइट सोर्स है मेरे पास ये ब्लू वाली, दो मेरे पास लाइट सोर्स हैं। लाइट सोर्स का मतलब होता है लाइट को फेंकने वाला सोर्स, कोई ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइट को फेंकने वाला सोर्स जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट सोर्स, लाइट को देने वाला सोर्स, ठीक है। आगे बात समझ में। अब उसमें क्या होता है कि अगर अपने पास दो लाइट सोर्स हैं, फर्स्ट लाइट सोर्स है वो तो हमने मान ली टॉर्च, और सेकंड लाइट सोर्स है वो हमने मान ली बल्ब ऑफ बाइक का बल्ब मान लिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों लाइट सोर्स से हम दो लाइट वेव बाहर निकालें, एक तो ये और एक ये, तो दोनों लाइट रे चल के एक जगह मिलेगी। एक जगह हमने टॉर्च को ऑन कर लिया, दूसरी जगह हमने बाइक की लाइट को ऑन कर लिया, दोनों एक साथ मिलके आगे प्रोपोगेट होगी, चलेगी। चलने के बाद में कहीं ना कहीं दोनों आगे प्रोपोगेट होगी, चलने के बाद में ये एक साथ मिलके कहीं ना कहीं एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अब यहाँ पर बात आ गई, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती कैसे है, लाइट की फॉर्म में। ये लाइट रे है तो लाइट की फॉर्म में करेगी, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एनर्जी को या लाइट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किन्हीं पॉइंट पे तो इनकी जो लाइट रे है, मतलब किन्हीं पॉइंट पे जो एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम। जब ये लाइट रे मिलकर एक साथ चलेगी तो किन्हीं पॉइंट्स पे इनकी जो एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम, और किन्हीं पॉइंट्स पे क्या होगी, मिनिमम। दो लाइट रे है, एक साथ मिली, चली, ठीक है। चलने के बाद में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जिन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, और एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। कि लाइट वेव एक साथ मिलके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मैक्सिमम या मिनिमम एनर्जी जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। मैक्सिमम और मिनिमम होना क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। देखो अपने पास ध्यान से देखना, अगर दोनों लाइट रे एक साथ मिलेगी, मिलने के बाद में एनर्जी मैक्सिमम हो गई, दोनों लाइट रे मिलने के बाद में लाइट की एनर्जी मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई मतलब ब्राइट हो गई, चमक ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर बनेगा ब्राइट बैंड। जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वहाँ पर बनेगा ब्राइट बैंड, और जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पर बनेगा डार्क बैंड, ठीक है। डार्क बैंड, बैंड का मतलब होता है एक लाइट का, ये मान लो कोई झिरी मान लो, या कोई लाइट है उसका कोई सोर्स मान लो, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि बल्ब को ऑन करने के बाद उसके चारों तरफ थोड़ा सा अंधेरा रहता है, बीच में जहाँ पर फोकस पड़ता है वहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है, तो हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर फोकस पड़ा वो हो गया ब्राइट बैंड, और साइड में लाइट कम पड़ी वो क्या हो गया, डार्क या ब्लैक बैंड, ठीक है। वो अपन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम होगी तो बैंड बनेगा ब्राइट, मिनिमम होगी तो बैंड बनेगा डार्क, बैंड बनेगा डार्क। जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होती है
वहाँ पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो लाइट रे फर्स्ट सेकंड एक साथ मिल गई, मिलने के बाद में इनकी एनर्जी क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम, तो इंटरफेरेंस कौन सा हुआ, कंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर एनर्जी क्या है, मिनिमम, तो इंटरफेरेंस कौन सा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस कौन सा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ब्लैक फ्रिंज या बैंड बनेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्लैक फ्रिंज या बैंड बनेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसके अंदर बनेगा अपने पास ब्राइट, इसके अंदर ब्राइट जो बैंड है वो बनेगा, ठीक है। बैंड को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंज, बैंड को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंज, ठीक है। बहुत सारी लाइट वेव चल के एक साथ एक पॉइंट पे, देखो यहाँ मिल रही है, 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 ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये हो गई, इंटेंसिटी मतलब चमक, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं इसमें कि यहाँ पर ये क्या मामला है साइड में, ये तो चलो अपने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, ज़्यादा हो गया कंस्ट्रक्टिव, कम हो गया डिस्ट्रक्टिव। चलो ये क्या मामला है, यहाँ पर क्या है कि दो लाइट सोर्स अपने पास S1 और S2, ठीक है। ये लाइट सोर्स कब बने, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा लाइट सोर्स है S, और इस लाइट सोर्स से जो लाइट है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। S1 S2 है, ये है यहाँ पर दो स्लिट्स, स्लिट का मतलब होता है कोई झिरी, कोई छिद्र, ठीक है, स्लिट है। जब इस लाइट सोर्स S से लाइट रे बाहर निकल के S1 S2 पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो इंसिडेंट होके बाहर की तरफ और ज़्यादा जो बैंड्स हैं और ज़्यादा लाइट वेव्स है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है उसका फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अंदर हाइगेन का प्रिंसिपल चल रहा है, ये हाइगेन के प्रिंसिपल के अंदर रहता है। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, इसको सेंटर पॉइंट मान के, इसको S1 और S2 को सेंटर पॉइंट मान के छोटे छोटे जो चाप हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो चाप हैं वो अपन यहाँ पर खींच देंगे इस तरीके से, चाप या आर्क जो है वो खींच देंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और S2 को सेंटर मान के S2 के लिए खींच देंगे ऐसे, ठीक है, S2 को सेंटर मान के S2 के लिए खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक लाइट वेव तो हो गई अपने पास रेड, दूसरी लाइट वेव अपने पास हो गई ब्लू, ठीक है। एक लाइट वेव हो गई रेड, दूसरी क्या होगी अपने पास ब्लू, ठीक है। तो जहाँ पर रेड रेड और ब्लू ब्लू आपस में मिलती हैं, ठीक है, जैसे देखो ये रेड रेड, ये ब्लू ब्लू, ध्यान से देखना इसको, ये रेड रेड, ये ब्लू ब्लू, ये रेड रेड, ये रेड रेड, ये ब्लू ब्लू। तो जहाँ पर रेड रेड और ब्लू ब्लू आपस में मिलती हैं वहाँ पर बनता है ब्राइट बैंड, ठीक है। दो लाइट वेव चल रही हैं, आके गिरी, बाहर निकली, अगर दोनों इंटरसेक्ट होके एक साथ मिलती है वहाँ पर बनेगा अपना ब्राइट बैंड, ठीक है। और जहाँ पर एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, ये मिलती है, वहाँ पर क्या बनेगा, डार्क बैंड, वहाँ पर क्या बनेगा अपना डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसको तो हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे हम टो, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे टो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंटरफेरेंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें भाई।